तो आज हम लोग का वर्क पावर एनर्जी में 9th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर को जरूर आप 8th लेक्चर को देख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम जिसके बारे में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किए थे, उसके कुछ पार्ट्स लेफ्ट हो गए थे, तो उसको आज कंटिन्यूटी में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। राइट बेटे? तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। राइट? नेट फोर्स जीरो होगा। यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं आपका वर्क एनर्जी पावर में, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। राइट? जैसे दिया हुआ है, when the net force of the system is zero, the object is said to be in a state of equilibrium। ये ऑलरेडी हम लोग पहले ही सेकेंड चैप्टर जो था आपका, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज जहां न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़े थे, वहां पर ये कॉन्सेप्ट था कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर टोटल नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का, किसके रेस्पेक्ट में? पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइंड होगा, कौन सा कब डिफाइन करते हैं? जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो कि 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। राइट? यहां पर आप कैसे डिसाइड करेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन ऑलरेडी हम लोग 6 लेक्चर्स में आप जाके इसको डिटेल्स में पढ़िएगा, जहां पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बताया गया है। राइट? तो कंजर्वेटिव फोर्स वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, चाहे पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस साइन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डिटेल्स में 6 लेक्चर में जाके उसको देखिए। यहां पर वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। एफ किस तरह का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे बढ़े डिटेल्स, क्योंकि पिछले लेक्चर से हम लोग ये सब कंप्लीट कर लिया है। इक्विलिब्रियम जब आ गया, यदि हम पहला स्टेप इक्विलिब्रियम चेक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यहां पर कि वो सिस्टम स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है कि न्यूट्रल में है। ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहेगा तब। इक्विलिब्रियम करने वाला नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग कैसे नेट फोर्स निकालेंगे? सिंपली जो भी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में और माइनस साइन लगा देंगे, हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये नेट फोर्स जो कैलकुलेट करने के बाद ये नेट फोर्स जीरो कब होगा? क्योंकि सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, इट मींस एफ इक्वल टू जीरो। एफ इक्वल टू जीरो कब कब हो सकता है? ये du अपॉन dx दे क्या रहा? स्लोप ऑफ द कर्व। किस टाइप का कर्व? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। तो du अपॉन dx बेसिकली क्या है? स्लोप है। राइट? तो स्लोप कहने का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पर आपका स्लोप यहां पर जीरो कब कब हो सकता है? जीरो कहने का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस ग्राफ से क्लियर आ रहा है कि यहां पर आपका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यानी तीनों जगह पर मेरा क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स तीनों जगह पर, यहां भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है टेंजेंट, यहां भी पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया? एफ नेट इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्लोप यहां पर tan थीटा जीरो है। यहां पे वही सेम नेट फोर्स एफ नेट जीरो, यहां भी एफ नेट नेट जीरो। तो इसीलिए जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कहां कहां जीरो हो सकता है? कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पर, मिनिमम पॉइंट पर और आपको कांस्टेंट पॉइंट पर। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या है कि स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और न्यूट्रल कब होगा? हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, जहां मिनिमम जब होगा तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो स्टेबल होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगा वहां पर अनस्टेबल होगा। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा वहां पर न्यूट्रल होगा। राइट बेटे? आगे बढ़े, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस डायग्राम को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे हम लोग।
जब स्टेबल होगा कहने का मतलब, यहां पर देखिए कौन दिया हुआ है, राइट। तो यहां पे यदि हम फोर्स भी लगाते भी हैं, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब भी करते, तभी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसको फोर्स इस पर लगाकर थोड़ा टिल्ट भी करते हैं तो ये फिर अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा। स्टेबल में कहने का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम स्टेबल हो तो उस पर यदि एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे यदि अपना आ जा रहा है तो सिस्टम क्या कहलाएगा, स्टेबल है। इसको और अच्छी तरह से समझना है तो कोई एक सर्कुलर ट्रैक ले लीजिए, यहां पर बॉटम में बॉल रख दीजिए, इस पर स्लाइटली आप फोर्स लगाइए तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे ही ये फोर्स थोड़ी देर के बाद फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राउंड यदि कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। ये तो लॉजिकली हो गया। बाय मैथमेटिक्स क्या करेंगे, फर्स्ट यदि कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, मान लो पोटेंशियल एनर्जी का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करोगे, पहले ड्यू अपॉन dx निकालोगे, उसको जीरो से इक्वेट करके किस पॉइंट पर मेरा स्लोप का वैल्यू जीरो होगा, वो पॉइंट x कैलकुलेट कर लेंगे, x का वेरिएबल है, तो वो मालूम चल जाएगा किस किस x के वैल्यू पर मेरा स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है। अब उसके बाद चेक करना रहेगा उस पॉइंट पर वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल। क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, जो ड्यू अपॉन dx निकाले थे उसको एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे और जो वैल्यू x निकाले उस x वैल्यू को पुट करके हम चेक करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। यदि ये सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो देगा, इट मींस वो वहां पर स्टेबल होगा, वो वहां पर स्टेबल होगा, राइट। उसी तरह से यहां पे देखिए अनस्टेबल की बात जब कर रहे हैं, अनस्टेबल का मतलब जो स्लाइटली यदि हम डिस्टर्ब करते हैं, इसको हल्का सा फोर्स लगाएंगे, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता है, ये नीचे तरफ गिर जाएगा। इस पर स्लाइटली फोर्स लगाएंगे, ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। चाहे इसी बॉल को, यहाँ पर बॉल की बात करें, यदि बॉल को टॉप पे रख देते हैं, ये ग्राउंड है, हल्का सा फोर्स लगाएंगे फिर नीचे गिर जाएगा, ये कभी फिर दोबारा वापस वहां पर नहीं जा सकता है। तो अनस्टेबल में क्या हो रहा है, जब भी हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। फिर कॉन्सेप्ट यहां पर क्या आ रहा है कि यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यदि हाईटेक चीज को कंसीडर करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, यदि इसको ग्राउंड कंसीडर कर रहा है, राइट। तो जब आपका अनस्टेबल सिस्टम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है। ये भी एक ध्यान देने की बात है, यहां पर केमिस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, कोई भी सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल कब होता है, जब एनर्जी मिनिमम होगा। ध्यान से सुनने का, जब एनर्जी मिनिमम होगा वो सिस्टम स्टेबल होता है। इसको उसी तरह से पैसे से भी मैं कंपेयर करके केमिस्ट्री में बताता हूं। यदि आपके पास इतना पैसा हो जिससे कि आपका सारा काम निकल जाए तो आप स्टेबल हो। एक्सेस मनी आना भी आपके लिए अनस्टेबिलिटी का कारण है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक्सेस मनी यदि आ गया, जितनी आपकी जरूरत नहीं उससे ज्यादा मनी आ गया, तो आपका क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप क्या होगे, अनस्टेबल। पैसे इतना है कि आप अपना काम, सारे काम कर रहे हो, तो योर लाइफ इज स्टेबल। सिमिलरली उसी तरह से एनर्जी में, एनर्जी मिनिमम होने का मतलब ही होता है वो सिस्टम स्टेबल है, जैसे यहां पर एनर्जी मिनिमम है। ज्यादा एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब ही होता है अनस्टेबल, जैसे पैसा ज्यादा हो गया अनस्टेबल हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, जब एनर्जी कांस्टेंट है, जैसे आपका लाइफ में हर महीना फिक्स सैलरी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप इस रूम से रूम शिफ्ट भी कर दिए, एक जगह से दूसरे जगह भी चल गए, आपका सैलरी एज इट इज वही है। तो जैसा था आप पहले से थे उसी तरह का अभी भी है। क्यों, सोर्स ऑफ इनकम आपका फिक्स हो गया है, सोर्स ऑफ इनकम फिक्स हो गया है। यहां जैसे सोर्स ऑफ इनकम को मैं एनर्जी से कोरिलेट कर रहा हूं, सोर्स ऑफ इनकम को एनर्जी से। जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, जब सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है, लाइफ में मैं कहीं का कहीं भी जाऊं मेरी लाइफ स्टेबल रहेगी। सिमिलरली यहां भी, यहां पे क्या है,
एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, तो आप पोजीशन भी वजह से ये बॉल है, इस बॉल को यहां भी रख दूंगा, स्टेबल तब भी रहेगा, स्टेबल तब भी रहेगा। एनर्जी जो भी यहां पे था वही सेम एनर्जी बॉल को पीछे लेके आ जाओ तब भी एनर्जी वही रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। तो पोजीशन चेंज करने के कारण यदि स्टेबिलिटी नहीं बदल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम न्यूट्रल है। और यहां पे मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन दिया रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेट जीरो से करके एक्स के डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू आएंगे जिस पर की स्लोप जीरो होगा वो मालूम चल जाएगा, और उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उस एक्स के वैल्यू को पुट करके देखेंगे d2 u अपॉन dr2 का वैल्यू लेस देन जीरो है कि नहीं है। यदि लेस देन जीरो आएगा तो अनस्टेबल बताएंगे। याद करना भी आसान किया कि अनस्टेबिलिटी के लिए, तो इसको आपको समझना आसान हो गया कब स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता दिया, एनर्जी मिनिमम का मतलब स्टेबल, मिनिमम एनर्जी स्टेबल। ग्राफ देख कर क्वेश्चन पूछेगा कि किस पॉइंट पर स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देखेगा वहां स्टेबल बताएगा, जहां मैक्सिमम होगा अनस्टेबल, जहां कांस्टेंट होगा वहां पर आपका न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटे। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पर दिया हुआ है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सर्टेन फील्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्टेन फील्ड हैज द फॉर्म, देखिए यहां पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, नीट में भी 2012 में पूछा है, a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, आर के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, राइट, वेयर a and b are the positive constant, r is the distance of the particle from the center of the field, for the stable equilibrium r का वैल्यू क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए r का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, du अपॉन dx निकालेंगे, dr पहला काम, ठीक है, क्योंकि यहां पर कैसे चेक करते हैं, स्टेबल, स्टेबल लाना है, तो स्टेबल लाने के लिए क्या कंडीशन होता है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, du अपॉन dr निकालकर, डी अपॉन डी आर निकालकर जीरो से इक्वेट करके आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशिएशन ये है ए अपॉन आर स्क्वायर, आर का पावर -2 हो जाएगा, तो आर -2 और आपका -3 यानी 2a अपॉन आर क्यू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ए आर -2 ए आर सॉरी -2 -1, फॉर्मूला क्या है, एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन n x n -1, एक कम, -2 हो गया, -2 यहां लेके आ गए, ए आर -2 -1 -3, ए का पावर -3 ए अपॉन आर क्यू आ गया। उसी तरह से बी अपॉन आर, फिर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन आर, जीरो से इक्वेट करके आर का वैल्यू निकाल लिए, पहला काम। किस, इस वैल्यू पर नेट फोर्स जीरो होगा, आर के इस वैल्यू पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट, तो 6a अपॉन आर का पावर 4 आ जाएगा, बी आर स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे -2b अपॉन आर क्यूब। अब क्या करेंगे, यहां पर जो ये आर का वैल्यू निकला है यहां पर पुट कर देंगे और देखेंगे इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है। ये वैल्यू जब पुट किए तो ये देखो सारा वैल्यू आ रहे हैं, इसको ये आ गया वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने, ये वैल्यू ए और बी पॉजिटिव दिया हुआ है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, इट मींस इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी आर के इस वैल्यू पर सिस्टम स्टेबल रहेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है अपना, इसको घर पे जाकर अच्छी तरह से फिर से बनाइएगा, राइट बेटे, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से भी एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 4 जहां वर्क एनर्जी थ्योरम बताया गया है वहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
हाँ ये आगे बढ़ गए, ज्यादा हो गया। वर्क डन बाई फ्री ग्राफ, आगे बढ़ो, काइनेटिक एनर्जी इसके बाद होगा। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम, जब तक ये क्लियर नहीं हो तो आप वहां पर मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग दोबारा से उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय ऑल फोर्सेस, जितने फोर्सेज लग रहे हैं, कहने का मतलब कौन कौन सा फोर्सेज लग सकता है, एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन फोर्स, राइट, कंजर्वेटिव फोर्स वेट, चाहे स्पिन आएगा तो स्प्रिंग फोर्स, राइट, या नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तो सूडो फोर्स भी लग सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, ये सारे फोर्स के कारण जो वर्क डन निकालेंगे उसी को बोलता है टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल ऑफ ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब यहां पर थोड़ा सा मैं यहां पर हिंट दे देता हूं, जैसे नेट फोर्स एफ नेट कौन कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा आ गया आपका, वेट के कारण स्प्रिंग फोर्स आ गया, राइट। दूसरा और क्या हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम एक्सीलरेशन को dv अपॉन dt लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर एक्सेलरेशन के जगह पर v dv अपॉन dx कर दिए, और इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में सारे फोर्सेस से मल्टीप्लाई कर दिए, f डॉट dx क्या देगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये dx को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू, यहां देखो v dv v स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, उस लेक्चर को दोबारा ध्यान से फिर देखिएगा, फोर्थ लेक्चर होगा, राइट। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये लॉ, ये इससे हम सारे तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्सेज इंक्लूडेड है, कंजर्वेटिव फोर्स भी इंक्लूडेड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इंक्लूडेड है, एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्लूडेड है, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। यदि कोई कहे कि वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी के चैप्टर से, तो यस वी कैन डू, क्योंकि यहां पर कोई पोस्ट छूटा हुआ नहीं है। लेकिन आपका जो अभी पढ़ेंगे आप मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, आ जाए। मैकेनिकल एनर्जी मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली किसका होता है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, नहीं एक्सटर्नल फोर्स आएगा, सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा, ओनली कंजर्वेटिव। काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, उसमें वेलोसिटी डिफाइंड रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली यहां पर सारे एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर रिस्ट्रिक्शन हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज को कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से समझने का। वर्क एनर्जी थ्योरम में अभी हम लोग देखे, स्लाइटली रिवाइज किए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इसमें टोटल वर्क डन में सारे फोर्स आ गए, कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल छोड़ दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं।
तो वर्क डन में यहां पर हम लोग क्या कंसीडर किए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वी कैन आल्सो टेक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। जितने फोर्सेज हैं सारे के कारण वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या हो रहा है, इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम एनर्जी से रिलेटेड, बट मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सारे जगह हम यूज नहीं कर सकते। कहां कहां यूज नहीं करेंगे, पहला चीज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कोई बाहर के फोर्स के कारण वर्क डन उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना चाहिए। दो रिस्ट्रिक्शन हो गए, बाहर से उस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगे। दूसरा, जब वहां मोशन कर रहा है वहां पर वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होने के कारण क्या होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जीरो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ बच कौन सा गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही इसको डेराइव कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसी में हमने दो कंडीशन लगाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, पहला। दूसरा कंडीशन क्या लगाए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होने के कारण फ्रिक्शन जीरो हो गया, फ्रिक्शन जीरो होने के कारण वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो। तो वर्क डन सिर्फ किसके कारण बच गया, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। तो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टूड। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग क्या जानते हैं, ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी पर है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू आपका वर्क डन बाय माइनस डेल यू, या चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, सी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर इसको रख देंगे, माइनस डेल यू को रख दिए, और यहां भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई, यहां भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई। अब ध्यान से देखो, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आपका आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी को राइट हैंड साइड भेज दिए और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे क्या आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों, कि मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का सम और काइनेटिक एनर्जी का सम। ये कंजर्व है, जो इनिशियली रहेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कंडीशन क्या लग गया, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिएगा। यदि इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, जब आपका सरफेस स्मूथ हो और बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। अब देखो क्या क्या दे रहा है यहां पर, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, इफ द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, जैसे अंदर में जो फोर्सेस एक दूसरे को लग रहा है, जैसे कूलम्ब फोर्स एक दूसरे को खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को खींच रहा है, इलास्टिक रबर खींचे एक दूसरे को खींच रहा है, तो वही कर रहा है। यदि वो कंजर्वेटिव है, जैसे दो मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, इंटरनल फोर्स हुआ, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। जैसे ये दो मास है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये इंटरनल फोर्स हो गया, बाहर से कोई नहीं खींच रहा है, तो वही बात कर रहा है। यदि वो इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गया सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन की बात होगी। इफ द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स डू नॉट वर्क, बाहर का कोई भी फोर्स नहीं लग, डू नॉट वर्क करने मतलब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वही फाइनल रहेगा।
यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हो वहां भी, लेकिन इतने डिटेल्स वहां नहीं जाना, वहां स्लाइटली बस थोड़ा सा इंट्रो है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। राइट बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ध्यान क्या देना है, वर्क डन सिर्फ किसके कारण होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। यदि कब यूज करेंगे, जहां पर सरफेस स्मूथ हो, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तभी इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली है क्या, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वही फाइनल रहेगा, इस चीज को ध्यान देना है। अब जैसे प्रॉब्लम देखें, यहां पर क्या दिया हुआ है, कैसे यूज कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, नेट में भी 2001 में आया हुआ है। ए चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द स्विंग, एक बच्चा है झूला पे बैठा हुआ है। राइट, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये मिनिमम हाइट जब नीचे बीच में रहेगा तो मिनिमम हाइट 0.75 दिया हुआ, मैक्सिमम 2 मीटर जा रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। From the ground 0.75 meter and 2 meter respectively, what will be the maximum speed, इसका स्पीड कब मैक्सिमम होगा। तो झूला में आप जाते हो, जब बीच में रहोगे तो बीच में आएगा, मिडिल पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा, स्वाभाविक है। राइट, सबसे ज्यादा स्पीड यहीं पे रहेगा, यहां पर तो जीरो हो गया, जब सबसे टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी यहां पर जीरो, और जैसे फिर नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, यहाँ पर फिर मैक्सिमम, और फिर ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, फिर जीरो। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। राइट, दोनों में से कोई न कोई धक्का तो नहीं दे रहा ना बाहर से, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें ध्यान क्या देना है कि यही ध्यान, बच्चे से गलती यही होती है, कहां पर यूज करना है यही सही तरीका से उनको नहीं मालूम रहता है। तो यूज करने के लिए कंडीशन को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई भी वहां सरफेस स्मूथ होना चाहिए, तभी इस थ्योरम को आप यूज कीजिएगा। और इसमें ध्यान क्या देना है, इनिशियल पोजीशन देखना है और फाइनल पोजीशन देखना, बस बीच में क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे ये दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, अब इस इनिशियल पोजीशन पर आप देखिए वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सरफेस से 2 मीटर पे है, mgh, यही होता है ना, मास m है लड़का का। तो यहां पे अब ध्यान से देखो बेटे, थ्योरम को यूज किए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है अपना, दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। इनिशियल एनर्जी पे चलो अभी फॉर्मूला को यूज किए, vi लास्ट में यहां पर जीरो रख देंगे हम लोग, 1/2 mvi स्क्वायर mghi 1/2 mvf, ठीक है। कुछ उल्टा है क्या, ओ अच्छा इसको इनिशियल पोजीशन मान रहा है, दिस इज यहाँ पर इस डायग्राम में इसको इनिशियल पोजीशन मान रहा है, कोई बात नहीं, इसको इनिशियल और उसको फाइनल। क्या व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड, स्पीड कहां पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसे नो प्रॉब्लम, किसी को हम मान सकते हैं, इसे जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये इनिशियल मान रहा है, इसको फाइनल मान रहा है, चलो मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इनिशियल पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है यहां पर, ये दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mvi, यहीं पर मैक्सिमम है वो निकालना भी है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, यहां पर 0.75 रख लगेंगे, mghi की जगह पर 0.575 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, ये टर्म पूरा का टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना है, 2 मीटर, यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ 2 नहीं करो अभी, ये कितना हो गया
1/2 mvi², ये जीरो तो ये टर्म उधर जाएगा ना, mg/2 माइनस mg/0.75। अब mg निकाल दो, खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर देना है। हाँ, तो इस तरह से ये 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना अपना। तो हाँ 2b है। तो इस प्रॉब्लम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों पढ़े, अब ये चीजें बातें समझने का है। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तो बना सकते हैं, हाँ डेफिनेटली बना सकते हैं, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज बेनिफिट। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं ये भी ध्यान देना है कि सेम प्रॉब्लम को हम इस प्रॉब्लम को मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। तो सेम प्रॉब्लम को आसानी से कैसे सॉल्व कर, हाँ लेकिन रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, जब प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करना वहां पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि भाई उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो अप करना पड़े, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहां पर देखो क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब, यहां बॉब काट देते हैं, डायग्राम में नहीं है, सॉरी। यहां पर बॉब है, बॉल, ठीक है, छोटा बॉल है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है एट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी निकालना, प्रीवियस वाला ही प्रॉब्लम है, बॉयज के जगह यहां पेंडुलम हो गया और कुछ डिफरेंस नहीं है। इट कैन राइज टू वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर, यहां पर क्या हो गया, इसको ग्राउंड कंसीडर कर लिए हैं और यहाँ पे बॉल है, हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। यहां भी ध्यान से देखिए, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं। तो इसमें क्या ध्यान देना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला को चुपचाप लिखेंगे यहां पर, राइट। अब देखो इनिशियल पॉइंट बी आई, इसी को इनिशियल माना, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। 1/2 यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, mvi² प्लस mghi, यहां hi 0 कर देंगे, इसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, hi 0 है। 1/2 f फाइनल वेलोसिटी 0, ये पूरा टर्म कट जाएगा, और mgf hf यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में 0.1 कर लेंगे, सॉल्व करके ये आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, राइट बेटे। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, पावर। पावर जनरली हम लोग करते हैं ना मीटर में हम लोग पावर कैलकुलेट वाट के फॉर्म में रहता है, राइट। तो पावर बेसिकली है क्या, व्हाट इज द पावर, द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना एनर्जी हुआ या कितना वर्क डन हुआ, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। या वी कैन से दैट कि वर्क डन निकाल के डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए, वर्क डन निकालकर डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड पावर। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, राइट। तो इसमें स्लाइटली थोड़ा सा इसमें रह गया, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, राइट बेटे। आज यहीं पर रहने देते हैं।